पर हम बात करेंगे कुछ वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स की कि उन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट किस किस को आती है, एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट है क्या, व्हाई वी आर रिक्वायर्ड फॉर दैट डॉक्यूमेंट। तो अब देखते हैं बच्चे, सबसे पहले एक टर्म है लीगल रिक्वायरमेंट्स। What do you mean by legal requirements? These are those requirements जो आपको लीगल प्रोसेस को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। अब इन लीगल प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए जो ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दे आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। जैसे फर्स्ट वन, हमारे पास अपना आईडी प्रूफ होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस प्रूफ होता है या रेजिडेंस प्रूफ बोलते हो आप। उसके अलावा आप लाइसेंस बनवाते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं अगर आपको ग्लोबली मूव करना है। तो जैसे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये डॉक्यूमेंट्स की क्या डिस्क्रिप्शन होती है, पहले समझते हैं। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे फर्स्ट टॉपिक से, और आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज पैन। If I'm talking about the full form of that particular proof is permanent account number। परमानेंट अकाउंट नंबर, अब जरूरत क्या है, होता क्या है वो देखते हैं बच्चे। इट्स अ प्लास्टिक कार्ड, पहली चीज। अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, पहली डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ मुझे, इट इज अ लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड। issued by income tax department। It is a 10-digit alphanumeric number। अब 10 डिजिट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखते हैं बच्चे, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट 3 डिजिट्स पे। अब ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं, दीज आर अल्फाबेटिक कोड। आपके पास भी अपना पैन नंबर होगा, आप देखेंगे ये जो तीनों डिजिट्स होंगे ये अल्फाबेट्स की फॉर्म में होंगे। अब ये जो अल्फाबेटिक कोड है बच्चे, ये सीरीज स्टार्ट होती है ट्रिपल ए से, फिर ए ए बी ए ए सी, ऐसे चलती रहती है अप टू एंड। आपके नंबर पे कौन सी आ रही है वो डिपेंड करेगा। सेकंड चलते हैं बच्चे फोर्थ। फोर्थ डिजिट क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स योर स्टेटस। इफ यू आर अ पर्सन मींस इंडिविजुअल, तो ये पी होगा बेटा। अगर आप फर्म है तो ये एफ होगा। अगर आप कंपनी है तो ये सी होगा। अगर आप ट्रस्ट है तो ये टी होगा।
तो फोर्थ नंबर, अगर आपका पैन नंबर बना हुआ है बच्चे तो आप अपने पैन नंबर में चेक कर सकते हैं, 4 डिजिट पे पी लिखा होगा, और ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे कि जो भी आप ये पैन कार्ड बना हुआ है, ये पैन कार्ड एक इंडिविजुअल का बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ डिजिट पे। अब फिफ्थ डिजिट क्या होता है बच्चे, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर लास्ट नेम। एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपका नाम राम कुमार सिंह है तो ये एस होगा बेटा, फिफ्थ डिजिट क्या होगी आपकी, एस। अगर नाम है ओनली राम कुमार तो ये होगा बेटा के। और अगर सिंगल नेम है तो फिफ्थ डिजिट क्या होगी बच्चे, आर। तो फिफ्थ डिजिट इसको रिप्रेजेंट करती है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक कि फर्स्ट 3 डिजिट्स अल्फाबेटिक कोड है। यस मैम। और हमारा स्टेटस है। फिफ्थ डिजिट आप ही के लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होगा। अब आप अपना भी पैन कार्ड देख सकते हैं, जिस भी नाम से बना होगा, जो लास्ट नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपकी फिफ्थ डिजिट पे होगा। उसके बाद आता है बच्चे कि हमारे पास अब बात आ गई, 4 डिजिट भी हो गई, फिफ्थ डिजिट भी हो गई, तो अब 6, 7, 8 और 9 डिजिट क्या कह रही हैं? 6, 7, 8, 9 डिजिट जो होती हैं बच्चे वो नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर अल्फाबेटिक कोड था, ऐसे ही ये चलता है बेटा न्यूमेरिक कोड। और ये न्यूमेरिक कोड कहां से स्टार्ट होता है? ट्रिपल 01 से चलता जाएगा 9999, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगेन जिसका पैन नंबर जब इशू होगा वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। अब आता है बच्चे लास्ट करेक्टर, इसको लास्ट करेक्टर को बोलते हैं हम, ये अगेन अल्फाबेट है, अल्फाबेट चेक डिजिट। किस पहले ए से स्टार्ट होता है, जेड तक चलता है, फिर जिसका पैन नंबर जैसे जैसे इशू होता जाएगा उस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये था बच्चे हमारा पैन नंबर। पैन नंबर क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसमें से फर्स्ट 3 डिजिट्स अल्फाबेटिक कोड है, सीरीज ए से लेके जेड 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 तक जाती है। 4 डिजिट आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। 5th डिजिट फर्स्ट अल्फाबेट है आपके लास्ट नेम का। 6, 7, 8 और 9 डिजिट जो है न्यूमेरिक कोड है, रन करती रहेंगी 001 से 9999 तक। और 10 डिजिट अगेन अल्फाबेट चेक डिजिट है। एक बार नोट करना है जो भी है नोट कर लो आप, मैं फर्स्ट स्क्रीन से ओपन कर देती हूँ। कर लिया मैम नोट। चलो एक बार देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। आज फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, शॉर्ट में आप पैन बोलते हैं, वाइटल डॉक्यूमेंट है बच्चे एज अ टैक्स पेयर, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो यूजुअली कहीं पर भी लॉगिन करने के लिए पहले यूजर नेम आता है एंड देन आप पासवर्ड जनरेट करते हो। तो ये जो यूजर नेम होता है बच्चे, ये आपका
पैन नंबर होता है। तो अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो इट मींस आप अपनी आईटीआर कभी भी फाइल नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली वाइटल, क्रूशियल, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर बोले तो पैन कार्ड की 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बच्चे? क्रूशियल है as well as vital, but yes, certainly it is a mandatory document. मैम ये आपने बुक कौन सी ली हुई है? ये आपके मॉड्यूल की बुक है बच्चे। इंस्टीट्यूट से आई वो नहीं, उससे नहीं करवा रहे आप? ये पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है आप नोट करो। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉमन होती है सब में। ओके। चलो सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। एनी कॉर्पोरेट बिजनेस requires a PAN card whether in India or abroad. Individual or entity which is engaged in business, उसके लिए हमारे को बताया हुआ है किस किस को रिक्वायर्ड होता है बच्चे पैन कार्ड। These are the list. बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, फर्म्स, ओपीसी, एलएलपी, इनके बारे में यूजुअली आप लोगों ने पहले कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा कि कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो यूजुअली जितनी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, इस सबको पैन कार्ड जो है एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखते हैं यूजुअली अगर हम अपना कोई बिजनेस सेट कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम सेटअप कर रहे हैं, तो वहां पर पैन कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। Some of the reasons why holding a PAN card is important. First, obviously बच्चे देखिए मैंडेटरी है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए कंपनी को रजिस्टर कराना है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अगर पैन नहीं है, गवर्नमेंट आपके ऊपर जो टैक्स लगाएगी वो 30% से ज्यादा हो सकता है आपकी इनवॉइस पेमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके लिए ये रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो यूजर आईडी में आपका पैन नंबर जाता है। इवन इफ वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, तब भी आपको पैन अपने पास रखना ही रखना है, चाहे आपकी इनकम जीरो है या टैक्सेबल लिमिट्स में या टैक्स ब्रैकेट्स में नहीं आ रही है, यू आर अर्निंग लेस देन दैट, तब भी पैन नंबर मैंडेटरी है। कंपनीज जो कि अब्रॉड में रजिस्टर्ड है या इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर आप अपना बिजनेस इंडिया में कर रहे हो तो आपके पास पैन होना जरूरी है, क्योंकि यूजुअली आप भी तो टैक्स चार्ज कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रेमिसेस यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। 10 इंडिविजुअल को बच्चे इनवॉइसेस है, कोई रेमिटेंस चाहिए, कोई इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना है, हर जगह चाहिए। जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स, कंपनीज को भी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। whoever he is paying, टीआरएन क्या होगा वो मैं अभी इससे नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट टीआरएन के लिए भी हमें पैन नंबर चाहिए होता है। नाउ पढ़ते हैं बच्चे कि कैसे और कहाँ रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, पैन के बारे में अगर आप इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फॉर्म नंबर 49A कौन सी वेबसाइट ओपन करोगे बच्चे? NSDL। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम NSDL है क्या?
हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सुना हुआ है बहुत बड़ी, बट एनएसडीएल क्या है बच्चे? गवर्नमेंट सारे काम खुद से नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, कुछ डिपार्टमेंट्स को ऑथराइज किया हुआ है, इसीलिए एनएसडीएल की जो फुल फॉर्म है, पता है एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है इशिका? नो मैम। फुल फॉर्म है बेटा नेशनल repository. It's a department authorized by income tax department to handle all the activities related to PAN. ठीक है बेटा, अब क्या करा हमने? स्टेप 1 क्या करना है, आपको किस पोर्टल पे विजिट करना है बच्चे? एनएसडीएल। और एनएसडीएल के पोर्टल पे आप क्या ओपन करेंगे? फॉर्म नंबर 49A। और ये फॉर्म क्या है बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ पैन। जब आप फॉर्म नंबर 49A के लिए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पैन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर यूजुअली जब भी पैन आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चे स्टेटस। स्टेटस 2 कैटेगरीज में होता है, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल में आपकी सारी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट, चैरिटेबल फंड्स सब आ जाएंगे। एक बार नोट कर लो बच्चे ये वाला पार्ट। हो गया मैम। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जब किसी भी चीज के लिए अप्लाई करोगे बच्चे तो यूजुअली कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ेगी। तो फी जो है इन इंडिया अलग है और आउटसाइड इंडिया अलग है। अच्छा, ये जो फीस है इनमें टैक्सेस इंक्लूड है। मैं ब्रोकर के चार्जेस इसमें नहीं बताऊंगी। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाते हैं और अप्लाई करते हैं तो इंडिया में आपको देने पड़ेंगे बच्चे 110 रुपीज। और अगर आप आउटसाइड इंडिया में जाते हैं तो 1020। ठीक, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ब्रोकर्स के थ्रू बनाते हैं तो ब्रोकर्स उसमें अपने चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट फी फॉर मेकिंग योर डॉक्यूमेंट। इंडिया में आपको चाहिए बाय पोस्ट तो 110 में आ जाएगा। इंडिया के बाहर पोस्ट करवाओगे तो 1020 चार्ज लगेगा। अब अप्लाई करने के बाद आपको करेक्शन करना है।
कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बच्चे कि 8 अप्रैल 2012 से न्यू फॉर्म्स आ गए थे जिसमें न्यू पैन लिखा हुआ था कि फॉर्म नंबर 49A जो है वो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन है। फॉरेन सिटीजन्स को भी जो फॉर्म भरना है वो है 49AA। पहले क्या होता था, सबके लिए ना एक कॉमन फॉर्म था, तो आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चे की डेट कि विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 8, 2012। अगर मैं आपको बोलूं सिटीजन या फिर इन इंडिया बोलूं तो फॉर्म नंबर 49A फॉरनर्स, फॉर्म नंबर प्लीज याद रखेंगे बच्चे, AA। एक पॉइंट और ऐड करना, इंडिविजुअल जहां भी मैं बोलूंगी ना बच्चे टैक्स में, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को एक ही साथ रखना हमेशा। तो अपने सिटीजन्स के लिए फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 49AA फॉरेनर्स के लिए ये वाला जो फॉर्म था वो अप्रैल 8, 2012 से हुआ था। उससे पहले हम ओल्ड मेथड से ही चल रहे थे जिसमें सारे के सारे एक ही फॉर्म में अप्लाई कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, पैन। पैन नंबर क्लियर हो गया, क्या डॉक्यूमेंट है, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? यस मैम। इम्पोर्टेंट चीज और बता देती हूँ, वो आपकी बुक में नहीं है। हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चे कि 4th डिजिट जो होती है वो क्या होती है, आपका स्टेटस बताती है। तो यूजुअली कुछ चीजों में आप लोग भूल जाते हो। अगर इंडिविजुअल है तो बताओ 4 डिजिट क्या होगी? P person कंपनी C है तो क्या होगी? F एच बेटा, एच। अच्छा ओके एओपी है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये होगी बच्चे ए। A होगा ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ये होगी बेटा B गवर्नमेंट एजेंसी, ये बेटा जी। जुडिशियल पर्सन, तो यहाँ पर आएगा जे। अगर कोई भी लोकल फॉर्म का मैंने आपको बता दिया था, एफ। कोई भी ट्रस्ट होगी बेटा, मैक्सिमम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है? कि
4 इसका क्या अल्फाबेट होता है से याद रखेंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कुछ केस स्टडी आ जाती है, कुछ भी है, तो हमें पता चल जाएगा। डन मैम। जो है यूजुअली हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि पैन टेक्स पेयर्स के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है व्हिच इज टैन। अब टैन क्या है? टैन की फुल फॉर्म है बच्चे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन एंड 49 यहाँ पर था 49B अल्फा न्यूमेरिक। Two types of TAN application. अगेन बेटा जैसे वहां पर था पहला होगा फ्रेश इशू। फ्रेश इशू है तो आप फॉर्म नंबर 49B फिल कर लीजिए। दूसरा वहां पर ऑप्शन होता है फ्रेश की जगह बच्चे करेक्शन। अगर आपका ऑलरेडी रिसीव्ड है बच्चे उसमें कोई भी करेक्शन करना है, ऑल्टरेशन या चेंज, तो वहां पर आप अपना जो भी टैन नंबर डालेंगे उससे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। तो ये है टैन नंबर। टैन क्या है मुझे? टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। कि अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, यहाँ पर टैक्स कलेक्टर हैं, तो टैक्स कलेक्टर होने के लिए भी आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास टैक्स पे करने के लिए आइडेंटिटी है फॉर्म नंबर 49A, ऐसी आपके पास टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो है फॉर्म नंबर 49B में अप्लाई किया हुआ टैन। टैन अगेन बच्चे 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर है। एक बार देखते हैं रीड करके। टैन 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर है बच्चे। अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, ईटीडीएस बनने में हेल्प करेगा। टू टाइप्स होती हैं टैन एप्लीकेशन की। न्यू टैन अप्लाई करो तो फॉर्म नंबर 49B में आ जाएगा, अदरवाइज या फिर एप्लीकेशन होगी चेंज और करेक्शन में। जस्ट गिविंग यू 1 मिनट।
एक बार कितना रीड कर लो बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से टैन से लेके रिटर्न तक, फिर प्रोसीजर बताती हूँ हाउ टू अप्लाई इट। चलिए बेटा नेक्स्ट है, देखें प्रोसीजर क्या होता है इसका अप्लाई करने का। यस मैम। चल अब प्रोसीजर में देख लेते हैं। अगेन एनएसडीएल के पास ही है बेटा ये वाला डिपार्टमेंट भी। आप वहां पर जाएंगे, टैन के लिए फॉर्म नंबर, आप फॉर्म नंबर 49 ए डालेंगे तो टैन के लिए आ जाएगा। सेम साइट पर सेम पोर्टल पे आप 49 बी के लिए जाएंगे तो टैन के लिए आ जाएगा। आपके पास फिजिकली भी होता है, बट आजकल आपको भी पता है कि पेपर वर्क को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता, तो एवरीबडी इज अप्लाइंग ऑनलाइन। स्टेटस देखना है आपके पास तो यूजुअली चाहे आप पैन अप्लाई करो बच्चे या टैन अप्लाई करो, जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है और उस एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ये तो यूजुअली आप लोग भी कुछ अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि आपके पास एक रेफरेंस नंबर होता है, आप उससे स्टेटस, इवन एक कोरियर भी आपके घर में आ रहा होता है, आप अमेजोन से मंगाते हो, वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, एक रेफरेंस नंबर भेजते हैं, उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि यूजुअली क्या स्टेटस रहा है। अगर हमें टैन नंबर बनवाना है बच्चे तो जो भी है हमारा सारा टैक्स मिला के इसकी जो फी है वो 65 रुपीज है बच्चे, गवर्नमेंट की फीस जो है। ठीक है, ये है हमारे पास एप्लीकेशन से लेके देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, अ डिडक्टर में आइदर मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन और थ्रू वेबसाइट, और आप फिजिकली भी जाना चाहो तो आप टीम सेंटर पे जाके कर सकते हो। सेकंड, फिजिकल फॉर्म का मिलेंगे, सेंटर्स पे ही मिलेंगे आपको, और या आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकालो उसको, आप फिजिकल फॉर्म में फिल करें मैन्युअली और जाके सबमिट कर दो। कम्युनिकेशन आपके पास जो भी है बच्चे, लेटर आ जाएगा या आप साइट पे जाके स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ जाता है 14 डिजिट का। फी बच्चे 65 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें जीएसटी की, इससे पहले ना एक बार आप टैन पढ़ लो, जीएसटी फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो बच्चे, अब हमने दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ली, पैन और टेन। नेक्स्ट पे मूव करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन, यूजुअली आपको पहले पता होना चाहिए बच्चे कि टैक्स क्या है। आपने इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत बार पढ़ी है कि ये डायरेक्ट होता है और ये इनडायरेक्ट होता है। क्या डिफरेंस होता है बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में जो भी एप्लीकेंट है या टैक्स पेयर है या जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली जाता है किसके पास बच्चे? गवर्नमेंट के पास, और अपना टैक्स पे कर देता है। देयर इज नो मीडिएटर। लेकिन इनडायरेक्ट में यहाँ पर एप्लीकेंट है और यहाँ पर गवर्नमेंट है, लेकिन इनके बीच में एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू आप अपना टैक्स पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, तो आपने सिनेप्लेक्स वाले को टैक्स का अमाउंट दे दिया, मिस्टर एक्स ने सिनेप्लेक्स को टैक्स का अमाउंट दिया, सिनेप्लेक्स आगे क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को पे करेगा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ अगर हम इसका दूसरा फेज देखें तो यूजुअली जो टैक्स होता है बच्चे वो दो तरह का होता है, इम्पोर्टेंटली प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। डिफरेंस क्या होता है बच्चे? रिग्रेसिव का मतलब है सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स will be charged irrespective of level of income. एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, तीन पर्सन है ए बी एंड सी। ए की मंथली सैलरी है बेटा 10,000 पर मंथ, बी की है 50,000 पर मंथ एंड सी की है 1 लाख पर मंथ। अगर ये तीनों बच्चे एक मूवी देखने जा रहे हैं सेम हॉल में, वहां पर 300 रुपीज की मूवी टिकट है प्लस 100 रुपीज का टैक्स है, तो मूवी टिकट कितने की है? 400 की। ना इशिका विल टेल, इशिका जो 10,000 अर्न कर रहा है उसको ये टिकट कितने की मिलेगी? 400 की। 400। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। Irrespective of your income level, same amount of tax will be paid by each and every individual, इसीलिए इसको regressive tax बोलते हैं। Usually all indirect taxes are regressive। सारे indirect tax क्या हैं बच्चे? regressive है। progressive में आते हैं when tax is payable according to level of income। जब हम टैक्स को पे करते हैं लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से, इट मींस यहाँ पर जो भी टैक्स कैलकुलेशंस होंगी will be done according to slab rate। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आप नोट कर लो बच्चे, ये आपके मटेरियल में नहीं मिलेगा।
हो गया मैम। मैम एक बार प्रीवियस पेज ओपन कर दो। हाँ, एक सेकंड। हो गया मैम। तो नेक्स्ट सेशन से पहले बेटा मैंने आपको अभी 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए हैं, पैन, टैन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इसलिए बता दिया क्योंकि नेक्स्ट सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन। और इनडायरेक्ट टैक्स में ह्यूज चेंज आया, आपको पता है। अब हम स्टडी करते हैं जीएसटी के बारे में। क्या होता है जीएसटी? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर हमारी इस वाली शीट को देखेंगे और नेक्स्ट शीट को देखेंगे तो जीएसटी भी क्या है बच्चे? एक रिग्रेसिव टैक्स है। आपकी लेवल ऑफ इनकम के बेस पे नहीं लगता है, प्रोडक्ट के प्राइस के बेस पे लगता है। या डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, क्योंकि जीएसटी भी हर तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग परसेंटेज पे चार्ज होता है। तो नेक्स्ट सेशन में ये पढ़ेंगे बच्चे कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव, बट उसका रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ता है, किसको जीएसटी का नंबर लेना है और इसका प्रोसेस क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होती हैं बच्चे? एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आप इस टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारा स्लैब रेट कहता है 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बच्चे वो 2,50,000 है कि आप जिस दिन इसको क्रॉस कर जाओगे आप टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाओगे और अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कैसे होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटीएन नंबर कैसे लेते हैं, कितने डिजिट्स का होता है? अब जीएसटीएन नंबर के लिए पैन नंबर आना बहुत जरूरी था क्योंकि पैन नंबर का कंपोनेंट मिलेगा हमें जीएसटीएन में। फिर उसके बाद किस किस तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं या नेचर ऑफ बिजनेस होता है उसमें कौन से डीलर रेगुलर होंगे, कौन से रजिस्टर्ड डीलर होंगे और कौन से डीलर्स को जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन में पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार रीड कर लेना बच्चे पैन और टेन। नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे जीएसटी के साथ, ठीक है। ओके मैम। ओके, मिलते हैं बच्चों का नेक्स्ट सेशन में।